आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर इस समय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समाज में आप वैसे संत हैं, समाज में जागरूकता का आपके दिलो दिमाग में सदैव जज्बा बरकरार रहता है। बाबा भरत जी, आप पीछे हो जाइए, एक बार आप पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, किसी का भी फोटो नहीं आएगा। साध्वी मनीषा जी, आपके भी दिलो दिमाग में समाज सेवा का जज्बा है। समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति आप सदैव जागरूक करने का घर घर जाकर के प्रयास कर रहे हैं। अब्दुल सलाम जौहर जी, अब्दुल सलाम जौहर जी, समाज सेवी, व्यवसायी, कन्वीनर, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, सम्मान के लिए पधारें। अब्दुल सलाम जौहर जी, हाँ, बस जिसका नाम आए वही आगे जाओगे। साध्वी मनीषा जी, अब्दुल सलाम जौहर जी, अरविंद भारद्वाज जी, धर्मवीर कटेवा जी, इधर 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 आर्टिस्ट है सर, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है, बहुत म्यूजिक करता है, कई तरीके के आर्टिस्ट है। आप देख के जाइए अभी ये थी वृद्धजनों के सम्मान की श्रृंखला। समूचे देश में सबसे बड़े राज्य के हमारे मुखिया, सम्मानीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच मंचासीन हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय मुख्य अतिथि जी से कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। आपके सम्मान में मैं 4 लाइनें नजर करना चाहूंगा। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा भी होगा काशी भी होगा, ये पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। हमारे मानव सेवा ट्रस्ट राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह 22 यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हुए हमारे मंत्रिमंडल के साथी टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्रीमती अर्चना शर्मा जी, अध्यक्षा समाज कल्याण बोर्ड, हमारे गांधीवादी नेता सवाई सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय नाथूलाल वर्मा साहब, श्रीमती दुर्गा वर्मा जी, महासचिव श्री कौशल सत्यार्थी जी और अन्य तमाम संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और यहाँ उपस्थित होने वाले तमाम सम्मानित होने वाले हमारे तमाम वरिष्ठ नागरिकगण
भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज इस प्रोग्राम में आके इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रोग्राम तो कई बड़े बड़े होते रहते हैं, पर जिस प्रकार से नाथूलाल वर्मा जी, जिनको मैं जानता नहीं था, मुझे खाली इतना हुई कि वो मानव सेवा ट्रस्ट चलाते हैं और एक प्रोग्राम रखा है वरिष्ठ नागरिकों का। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस भी है, उसके उपलक्ष्य में वो मेरे हाथों से सम्मान कराना चाहते हैं बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिक, और मैंने तत्काल प्रोग्राम को फिक्स कर दिया, मुझे जाना ही। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से नाथूलाल वर्मा जी ने रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, और जो अभी उन्होंने बताया कि वो क्या क्या इस संस्था के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। अगर नाथूलाल वर्मा जी की तरह अगर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में लोग काम करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग पहचान मिल सकती है। उनके अलग तरह की समस्याएं होती है। बुजुर्ग जो होता है व्यक्ति, उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है, पारिवारिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, स्वास्थ्य की भी होती है, सब तरह की होती है। उनको जरूरत बुढ़ापे के अंदर ही होती है, कोई ऐसा साथी मिले, चाहे बच्चे हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे कोई रिश्तेदार हों या समाज हो, कोई न कोई उनके साथ खड़ा मिले उनको, तब जाके वो कॉन्फिडेंस से जिंदगी जी सकता है और जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बुजुर्ग के अंदर तो वो बहुत तकलीफ आता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती रहती है, स्वास्थ्य की भी आती रहती है। इसलिए मुझे खुशी हुई कि नाथूलाल वर्मा जो है इस उम्र के अंदर भी और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एक सेवा का संकल्प किया और मानव सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया। नाम भी ऐसा ही रखा है जैसा काम हो रहा है। इसके लिए बधाई की पात्र है हमारे यहाँ। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है जीवन के अंदर। दुनिया के मुल्क जो विकसित है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ ये सोशल सिक्योरिटी मिलती है हर नागरिक को। हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ये हमारी संविधान जो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ, उसी ढंग से दुनिया भर के अंदर हर व्यक्ति जो आया जन्म लेके उसको जीने का अधिकार है। और जैसे आवश्यकता बढ़ती है उसी प्रकार से सरकार की ड्यूटी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, वो जीवन बिता सके, परिवार चला सके। तो दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता उनको और वो उसी ढंग से जीवन बिताते हैं। एक मजदूर होता है, मजदूर। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग हम बैठे हैं, इसमें मशीनें काम आई होगी और साथ में मजदूर भी लगा तब जाके बिल्डिंग खड़ी हो पाई, खाली मशीनों से नहीं बनती है। और मजदूर जब सही साथ नहीं देता उसका 50, 55, 60, उसके बाद में वो आप सोच सकते हो कि अगर ना उसकी पेंशन होती है, ना उसके बाद में इतना धन इकट्ठा होता है कि वो
जिंदगी खुद की, अपने परिवार की चला सके, तो उस पर क्या बीतती आप सोच सकते हो। वो चिंता से घिरा रहता है हर वक्त में। तो सरकार फिर किस काम की? सरकार का कर्तव्य है कि कोई एहसान नहीं है उनके ऊपर। सरकारों का कर्तव्य है कि वो उसकी सोशल सिक्योरिटी करे, आराम जीवन जी सके वो व्यक्ति। हम लोग करीब, भाई मैं चुप कर दो भाई, चुप करो, बात नहीं करे। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 96 लाख हो गए, लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग, जो देश में कहीं नहीं होगा, उसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। पहले 27 लाख ही सिर्फ, पिछली बार जब मुख्यमंत्री था क्योंकि उसमें कई शर्तें लगी हुई थी, सब शर्तें मैंने हटा दी। पहले की जो पेंशन मिल रही होती, और बेटा अगर 18 साल का हो गया तो पेंशन बंद हो जाती थी, सब शर्तें हटा दी। 1 साल में 60 लाख तक हमारे आंकड़ा पहुंच गया, अब वो 90 लाख जाता। विधवाएं भी उसके अंदर है, एकल नारी भी है, निःसंतान भी है, और हम बहुत ही 750 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, एज के साथ में देते रहते हैं। मैंने भारत सरकार से मांग करी, प्रधानमंत्री जी से, आपकी नीति में बदलाव करो। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा है, लिख के भेजा कि भारत सरकार कोई 15-20 साल से ही 200 रुपये देती है, 300 रुपये देती है, 400 देती होगी। तो आप सोच सकते हो इस महंगाई के जमाने में 200, 300, 400 क्या मायने रखते हैं। हम 1000 रुपये देते तो हम मानते वो कम है। जब तक आप महंगाई के साथ नहीं बढ़ोगे, जैसे तनख्वाह बढ़ती नहीं बढ़ती कर्मचारी की, डीए बढ़ जाता है महंगाई के साथ में, और हमारी नौकरी की मालूम है कि डीए बढ़ता रहता है तो आराम रहता है, महंगाई बढ़ता। तो एक पेंशन फिक्स है और महंगाई बढ़ती जा रही है भयंकर। कोरोना के बाद में और महंगाई बढ़ती है। आज तो महंगाई, बेरोजगारी 2 मुद्दे देश के सामने हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी थी वो नौकरी है, किसी को निकाल दिया लोगों ने क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तनख्वाहें कम कर दी गई जगह पर। और महंगाई की मार तो मैं समझता हूँ हमारी बहन है, माता बैठी जानती है, रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है। सब्जियां, दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो स्थिति है, इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हम सोशल सिक्योरिटी को अपना रहे हैं और ज्यादा उसको मजबूत कर रहे हैं। उसी रूप में हम लोग राजस्थान के अंदर जो फैसले सरकार ने किए हैं उनकी तारीफ बहुत ज्यादा सब जगह हो रही है कि किस प्रकार से हम लोग सेवा का काम कर सके। और मानव सेवा नाम भी इन्होंने मानव सेवा ट्रस्ट ले लिया। मैं तो चाहूंगा हमारे नौतलाल वर्मा जी से कि मुझे भी परमानेंट सदस्य बना दे मानव सेवा ट्रस्ट के। नाम ऐसा है कि मेरी रुचि का नाम है और काम मेरी रुचि का है, तो आनंद वही आता है जब रुचि का काम हो। मेरी रुचि का काम यही है, मैंने बचपन से ये संस्कार लिए हैं और उसी कारण से मैं प्रथम सेवक के रूप में आज 3री बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। और मैंने खाली कहने के लिए नहीं कहा है, अब पता नहीं कि मर्जी है कि वो मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अलग बात है। तो मैंने ऑफर दे दी है कि मैं इनका जो है सदस्य बनना चाहूंगा, तो पद नहीं लूंगा, मैं खाली सदस्य बनना चाहूंगा। हमने जो अभी बताया आपको, इतनी अच्छी स्कीम लाए हम लोग राजस्थान के लिए, चिरंजीव योजना। अपन शादी ब्याह में चिरंजीव हो, लॉन्ग लाइफ,
नाम भी हमने योजना को वो लिखा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भारत सरकार की एक स्कीम है, वो पहले भामाशाह की स्कीम राजस्थान में थी, वो आधी आबादी को भी पूरी नहीं करती थी। वो खाली जो एक सर्वे होता है उसको आधा बना के एक कई आबादी को 5 लाख का बीमा मिलता था इलाज का। हमने सब हटा दिया है, पूरे प्रदेशवासियों का 10 लाख का बीमा कर देगा। दूसरा जो है 10 लाख के बीमे के अलावा मान लीजिए आपने इलाज करवाया, एक मुझे भाई मिला प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, इतना खुश था। वो कह रहे मैं मेरे गांव से लेके आए मरीज को, मेरे संबंधी थे कोई, और सीके बिरला में मैंने अस्पताल में इलाज करवाया, हार्ट का, हृदय का बाईपास करवाया, जहाँ 2, 2.5, 3 लाख रुपए लगते हैं। वो कह रहे मेरा खाली टैक्सी का खर्चा था 170 रुपये, खाली मेरे 170 रुपये लगे और मेरा इलाज फ्री हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इसलिए कि आप लोग सब वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं और आप बात को पहुंचा सकते हो, आगे जाके गरीब के घर तक पहुंचा सकते हो। और जैसा वर्मा जी ने कहा ये काम ये करते भी है। अगर मान लो 6-10 लाख में 4 लाख खर्च कर दिया अपने परिवार के इलाज के लिए, 6 लाख ही बचे हुए हैं, और तकलीफ आ गई, भगवान पता नहीं किसको क्या तकलीफ मुझे मालूम नहीं पड़ता है। कई बार अचानक की किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और कोई बीमारी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी बदल जाता है लोगों का। इसलिए जो डेथ होती है एक्सीडेंट से, तो उनके तमाम जो अंग है शरीर के, वो किसी के लिए काम आ सकते हैं। अपने यहाँ भी हार्ट का ऑपरेशन होने लग गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी, उनका हार्ट, किसी आदमी का हार्ट खराब हो गया है, उसमें अदला बदली हो सकता है, मतलब अदला बदली मतलब उसका लग सकता है। इतनी आजकल साइंस आगे बढ़ गई है। उसमें 15-20 लाख खर्च होते हैं मान लो। हमने वो स्कीम बनाई है बीमे की 10 लाख की। अगर आपका 4 लाख खर्च हो गए, 6 लाख ही बचे हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे। और जो किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, या हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोकले प्लांट से बच्चों में जो बहरे गूंगे होता है, हो जाते बचपन से ही, 10 लाख खर्च होता है। तो हमने कहा है ऐसे इलाज के लिए 6 लाख बचे रहेंगे परिवार के, अलग से सरकार उनका पूरा इलाज करवाएगी 8 लाख का, 10 लाख का। इसका मतलब हुआ कि सभी नागरिक में ये विश्वास होना चाहिए, अब मैं जिंदगी में बीमार पड़ गया, मेरे घर में कोई तकलीफ आ गई, ना मेरा मकान बिकेगा, ना गहने बिकेंगे, ना उधार लेना पड़ेगा। कल रात को मेरे पास आया, बानसूर का नौजवान था, वो कह मैं मेरे दोस्त को ले गया, उंगली कट गई थी, तो उंगली कटी, वो तकलीफ दूसरी थी, और मैं ले गया अलवर को, तो तकलीफ दूसरी और थी। 20-30-40 हजार खर्च होंगे, 20-30 हजार खर्च होंगे। तो मेरी 2 भैंस मेरे पास है, मेरे घर पे एक भैंस बेचनी पड़ेगी मुझे। और जब आप गया, मालूम पड़ा उनका इलाज फ्री हो रहा है, तो भैंस बिकने से रह गई, वरना वो दूध कैसे बेचता, कैसे वो घर का खर्च चलाता। वो मुझे रात को कल 12 बजे मैं आपसे बात कर रहा था, एक 500 का लड़का था, उससे मुझे एक किस्सा सुनाया था। देखो आपकी स्कीम जो है इतनी शानदार है। कहने का मतलब ये है, ये मैंने क्यों कहा वो पूरी बात, इसलिए आप में से यहाँ बैठे हो, उनको भी ये पूरी बात जो मैंने बताई शायद उसको मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतने गहरे से कोई जाता नहीं है कि सरकार की स्कीम वास्तव में क्या है। जब सरकारी स्कीम में जो आज मोबाइल फोन होता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम बने हुए हैं, सब उसमें आता भी है, क्या क्या स्कीम आई है, कौन कौन बेनिफिशियरी है, ये सब आता भी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, स्कीमें तो बहुत सारी है, वो सब आप लोग जानकारी प्राप्त, अखबार आता रहता है, देखते सब। हम तो ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं, आप देखा आपने विज्ञापन अखबार के अंदर है, कितने लोगों ने कहा, बताओ हाथ खड़ा करो,
30-40 लोग तो देखा हमने। 30 लाख लोग जो है, 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा अपना खेल खेलने के लिए। कबड्डी भी, वॉलीबॉल भी, हॉकी भी, खो खो भी, महिलाएं भी, पुरुष भी। उम्र का कोई उसमें बैन नहीं है। 50 साल, 60 साल का आदमी खेल सकता है, 70 साल का आदमी कबड्डी खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है। इस खेलों का माहौल बने प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए भी तो, और उसमें राजस्थानी खेला, राजस्थान जीतेगा। कहना मतलब कोई हार जीत की बात नहीं है। और गांव गांव में मैच होंगे। अभी 29 तारीख से शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने अभी जोड़ी साहब बता रहे थे कि बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो मैंने जब अभी कल्याण बोर्ड बनाया, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण बोर्ड अलग बनाया हम लोगों ने, जिससे और अधिक अच्छा काम हो सके। और वो अध्यक्ष आए नहीं मेरे ख्याल से, उनसे संपर्क भी नहीं कर पाए होंगे आपने। वो गोपाल सिंह हिजवा जी बने मेरे ख्याल से ना। एक बोर्ड बनाया, उनका नाम है वरिष्ठ जन कल्याण बोर्ड, जिससे कि और ज्यादा हम लोगों की सूचना मिल सके। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आपके माध्यम से ये जो अपन बैठे हैं, ये भी मैं बात बोल रहा हूँ ना, पूरा देश प्रदेश सुन रहा है। मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो ये देश नहीं सुन रहा है, प्रदेश नहीं सुन रहा, देश सुन रहा, दुनिया सुन सकती है या सुन रही होगी, जो सुनने वाला चाहते हैं वो। उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कानून उन्होंने बनाया था, उसके अंदर जो है, इस कानून में माँ बाप की सेवा करना आवश्यक है। कई ऐसे परिवार में देखता हूं जहां वो सेवा नहीं करते हैं। उसके लिए कानून में प्रावधान भी है। और देखिए, माँ बाप ही होते हैं। अभी टीकाराम जोड़ी कह रहे थे कि माँ बच्चे को जन्म देती है अपने खून से, और जब वो बड़ा होता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कई बच्चे कई कारण होते हैं वो सेवा नहीं कर पाते। तो हमने उनको पाबंद किया है कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो आपको सजा हो सकती है। अब आप बताइए, सजा हो सकती है और 10,000 रुपये तक उसको देना पड़ेगा माँ बाप को, तनख्वाह के हिसाब से। अगर तनख्वाह ज्यादा मिलती है, माँ बाप की उस ढंग का स्तर है, तो आपको 10,000 से ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। वो तय जो है, वो जो कोड बना हुआ है, वो गुजारा भत्ता देने का, उसमें देना पड़ेगा, और नहीं तो 6 महीने सजा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कमाया खुद का और आपने वो नाम कर दिया बेटे का, प्रॉपर्टी कर दी नाम मान लो, और वो प्रॉपर्टी लेके बैठ गया बेटा, फिर भी सेवा नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर्टी वापस आप ले सकते हो। ये कानून का प्रावधान है। दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है पोते का, वो नहीं ले सकते आप। आपकी कमाई प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी की कमाई है, उस पर नहीं ले पाओगे, पर आपकी कमाई प्रॉपर्टी है, वो अगर आप दिए वो सेवा नहीं करते तो आप ले सकते हो। तो मुझे पता है कि हमारे ऐसे संस्कार हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो तकलीफ पालेंगे, पर बेटे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उसकी भावना होती है। एक बार मैं आ रहा था जोधपुर के अंदर, दीपावली का दिन था, और मैं जाता हूँ, मेरे पिताजी की जो स्वर्गवास हुआ था दीपावली दिन ही हुआ था, तो मैं कुछ शासन जाता हूँ वहां पर सेवा करने के लिए। मैं वहां से आ रहा था, रास्ते मुझे हाथ देकर रोका एक बुजुर्ग ने, बहुत बूढ़ा आदमी थे। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात बाबा। मैं गाड़ी से उतर गया, कहना मेरे बेटे वो मेरा सेवा नहीं करते, मैं तंग करते हैं, जो बातें बोल लगे। तो मैं कहा ठीक है, एक काम करो,
वो मैं व्यवस्था कर दूंगा उनको, आपको सेवा भी करेंगे, आपको गुजारा भत्ता भी देंगे। आपको रिपोर्ट पुलिस में करवानी पड़ेगा। नहीं सब वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ। आप बताइए कि वो बेटे को जो है जेल नहीं होनी चाहिए, वो तकलीफ वो नहीं देख सकता बेचारा, तकलीफ पालेगा कि नहीं, वो मैं नहीं करूंगा था, वो मैं नहीं करूंगा। रोक रहा मुझे, तकलीफ पा रहा है, सब कुछ कह रहा है, कानून उसके पक्ष में, पर उसको कुछ आता नहीं है। तो ये हमारी समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा बहुत शानदार है। हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश की मान संस्कृति संस्कार परंपरा ऐसी है। पहले फैमिली जो है ज्वाइंट होती थी, अब धीरे धीरे अलग फैमिली लग गई, अमेरिका के अंदर है। तो संस्कार हमारा वही रहना चाहिए, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा आपको। और बाकी तो जितना कहे उतना कम है। अभी इन्होंने कहा रेलवे का जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, वो तो वास्तव में बड़ी मार्मिक बात है। मैंने भी मेरा जो लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया में, मैंने उसकी आलोचना करी थी कि ये भारत सरकार ने गलत कदम उठाया है। कितने बुजुर्ग जाते हैं ट्रेनों के अंदर, उनको मानो 30% या 40% मिलता होगा, उसको बंद करने क्या तुक है। बढ़ावा तो वाहवाही होती है, 30 या 50 कर देते समझ में आता है, पर आपने 30% या कितना मुझे याद नहीं है, वो भी आपने खत्म कर दिया। रेलवे में कंसेशन, ज्यादातर हम लोग महिलाओं को 30% कंसेशन देते हैं। महिलाओं को जब जाती है बसों में तो 30% कंसेशन राजस्थान हमें देते हैं। और रक्षाबंधन पे भी, भाई दूज पे भी हम फ्री बस यात्रा करवाते हैं महिलाओं को। हमने प्रयास किया कि सोशल सिक्योरिटी में हम लोग और आगे बढ़े। तो यही बात करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आ सका। और जिस प्रकार बैठे हुए हो ऊपर नीचे, लगता है कि आपका जुड़ाव जो है वर्मा जी के साथ में, आपका जुड़ाव भावात्मक भी है, भावात्मक भी है। और इनका जुड़ाव भी आपके हम वैसा ही है, क्योंकि बुजुर्गों को ढूंढ ढूंढ के लाने बड़ा काम है। तो ये क्योंकि लगातार सेवा करते हैं, इनको हर घर की पहचान है, जानकारी है, इसलिए ये इकट्ठे करने में कामयाब भी हो रहे हैं। ये दिल की बात है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में आया, आप सबसे मिलना हुआ। बाकी बातें तो रोज अखबार में पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते रहते हैं देश के बारे में। देश में कानून का राज रहना चाहिए, हम चाहते हैं। अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान के आधार पर देश चले, लोकतंत्र कायम रहे, तब जाके महत्व रहेगा हम लोगों का, क्योंकि माई बाप आप होते हो। सरकारें बनती है, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते तो आपके आशीर्वाद से बनते हैं। अगर संविधान की दर्जा उड़ जाएगी, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, तो फिर कैसे वो महत्व क्या रहेगा इंसान का, उनका मान सम्मान नहीं होगा, कौन पूछेगा उनको। फिर कानून नहीं रहेगा तो व्यवस्था कैसे रहेगी। तो स्थिति बड़ी, जो स्थिति है उस पर हम लोग बराबर आगे करते थे प्रधानमंत्री जी को भी, कि आप खुद अपील करो देशवासियों को कि मैं चाहता हूँ देश में शांति, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत रहे, और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति बड़ी आसान होती है। आप सबको साथ लेके चलो, दलित भी, पिछड़े भी, जनरल कास्ट के भी, शेड्यूल कास्ट के भी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, तब जाके देश आज यहाँ तक पहुंचा है। आजादी के पहले अगर उसमें आप लोग बैठे हुए हो, बुजुर्ग लोग, 47 में क्या था, देश क्या था, प्रदेश क्या था, जयपुर क्या था, आज कहाँ पहुंच गए बताइए आप। अब ये हॉल इतना शानदार बना हुआ है। 47 में तो बिजली भी नहीं थी। बिजली राजा महाराजाओं के खाली महलों में, वो भी टिमटिमाती थी खाली वहाँ जनरेटर से। कहाँ बिजली थी, बिजली लोग समझते नहीं थे। तो हम लोगों ने बहुत प्रगति करी है, बहुत उन्नति करी है, हमें गर्व होना चाहिए। और अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। पिछले साल में
पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, बाद में शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, फिर राजीव गांधी जी बने, नरसिम्हा जी बने, बनते गए, बदलते गए। कई बार मोरारजी भाई देसाई बन गए, देवगौड़ा जी बन गए, गुजराल साहब बन गए, वाजपेयी जी बन गए, मनमोहन सिंह बने ही हैं आपके सामने। तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया देश के लिए। ये भावना होनी चाहिए, तब जाके अमृत महोत्सव जो है वो नई पीढ़ी को समर्पित होगा। उनमें गर्व होगा कि हाँ, हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने देश को आजाद करवाया, फांसी के फंदे में चढ़ गए। भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो गांधी जी के सानिध्य में पूरा कुनबा था, जिन्होंने सब कुछ किया, देश को आजाद करवाया। और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो आज कायम है, 75 साल के बाद नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ वर्मा जी को मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान भर के बुजुर्गों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सर थैंक यू, शुक्रिया सर, आपका हार्दिक आभार। मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से आपका हृदय की गहराई से आपका शुक्रगुजार अर्पित करना चाहूंगा। तो युवकों ने जो राजीव गांधी जी का और गहलोत साहब का